हेलो, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप लोगों के? गुड इवनिंग। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार मुझे बता दीजिए, जिससे हम ये वाला क्लास सेशन स्टार्ट करें। आवाज आ रही है तो बता दीजिए। ऑल ओके, ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है इसका नाम है पेमेंट्स बैंक। तो हम लोग जो आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी सीरीज में हम लोग आगे जो है वो पहुंचे यहां तक, पेमेंट्स बैंक तक। तो पेमेंट्स बैंक क्या है? ये बैंकिंग का नया तरीका है, यानी न्यू मोड ऑफ बैंकिंग, न्यू मेथड ऑफ बैंकिंग। अभी तक हम लोग जिन भी बैंक्स के बारे में पढ़ते थे, उन बैंक से पेमेंट बैंक थोड़े से अलग हैं। अभी तक आप किन किन बैंक्स के बारे में जानते हो? जैसे हम लोगों ने जिन बैंक्स के बारे में अभी तक पढ़ा है, उसमें एक है कमर्शियल बैंक्स। तो एक तो आपने पढ़ी है कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स क्या होती है ये आप जानते हो अच्छे से। कमर्शियल बैंक्स बेसिकली वो हैं जो यूनिवर्सल बैंकिंग वाली बात करती हैं, जो हर टाइप का लोन देती हैं, जो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती हैं, एडवांसमेंट ऑफ लोन्स भी है, यानी हर तरह की जो बैंकिंग है वो कौन सी है? वो ये कमर्शियल बैंकिंग है। और कमर्शियल बैंक्स का सीधा सा जो पर्पज है क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। यानी कमर्शियल बैंक्स या वाणिज्यिक बैंक क्या काम करती हैं? उनका काम है फायदा कमाना, लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो इस काम के लिए ये कमर्शियल बैंक्स काम करती हैं, ये आप जानते हो। कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है? ये भी आप जानते हो। कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है कौन? आरबीआई, ठीक है। दूसरी तरह के बैंक्स हैं आरआरबी, यानी रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन आरआरबीज को 1975 में बनाया गया था काय बात के लिए? जिससे कि गांव में बेसिकली जो प्रायोरिटी सेक्टर है, फार्मिंग है, या ये छोटे मोटे जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री वाले लोग हो सकते हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं, तो या जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो हो सकती हैं, तो उनको लोन देने के पर्पज से आरआरबीज को शुरू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कब? 1975 में, ये आप जानते ही हो। तो ये जो आरआरबीज हैं, इनको रेगुलेट कौन करता है? इनको रेगुलेट करता है नाबार्ड, ये भी आप जानते हो, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड टाइप की बैंक, ये बैंक्स हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक जो है, ये वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। 1905 में इंडिया में ये वाला मूवमेंट शुरू हुआ था। तो बेसिकली कोऑपरेटिव जो है ना, सहकारिता, वो एक मूवमेंट है। किस तरह का मूवमेंट है? जिसमें गवर्नमेंट और सब लोग मिलकर के काम करते हैं, और जो प्रॉफिट है वो सब में शेयरिंग सब में बढ़ती है, जिसमें बोर्ड्स होते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक या आरआरबीज का कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो अपना बोर्ड गवर्नमेंट खुद नॉमिनेट करती है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होता है कि इसमें पैसा लगाने वाले लोग हैं, उनका और गवर्नमेंट का दोनों का मिलकर बोर्ड बनता है। इसके बाकायदा इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन के थ्रू कोई भी नॉन गवर्नमेंट पर्सन इनका हेड बनता है, और वो जो हेड बनता है वो डिसीजन लेता है विद द एडवाइस ऑफ बोर्ड, ठीक है। तो इस तरह की नई तरह की जो टेक्निक थी वो किस में आई थी? कोऑपरेटिव बैंक में आई थी। कोऑपरेटिव बैंक को बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, आपको पता ही है इसका, कि पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी है, जिसमें अमित शाह को बनाया गया है कोऑपरेटिव मिनिस्टर या सहकारिता मंत्री। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टेट में जो रेगुलेट करता है उसका नाम होता है स्टेट एपेक्स बैंक। तो हर स्टेट की कैपिटल में क्या होता है? ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और उसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट करता है इसको ये कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो इस तरह की जो ट्रेडिशनल बैंकिंग थी वो तो चली रही थी, लेकिन अब एक नई तरह की बैंकिंग आई जिसका नाम क्या है? पेमेंट बैंकिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? पेमेंट बैंक्स के बारे में, पेमेंट बैंकिंग के बारे में। तो यहां पर हमने तीन तरह के बैंक्स पढ़े। कमर्शियल बैंक्स जिनको आरआरबी रेगुलेट करता है, रीजनल रूरल बैंक्स जिनको नाबार्ड रेगुलेट करता है, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिनको स्टेट का अपेक्स बैंक रेगुलेट करता है, ठीक है।
हालांकि इन तीनों को जो फाइनेंस करता है वो तो आरबीआई करता है, लेकिन रेगुलेट करने वाले तीनों के लिए अलग अलग हैं। और अब ये नया तरीका हमारे पास आया जिसका नाम क्या है, पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक बेसिकली क्या है, एक नया तरीका है। उसको हमने क्यों बोला है, क्योंकि अब ये बेसिकली एक डिजिटल रेवोल्यूशन है। तो पेमेंट बैंक क्या है, पेमेंट बैंक इज अ मोड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, यानी ये डिजिटल क्रांति का एक जरिया है। ये आप जानते होंगे शायद कि भारत में डिजिटल रेवोल्यूशन को लाने वाले थे सैम पित्रोदा। तो हु इज द फादर ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन इंडिया, सैम पित्रोदा। जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे तो राजीव गांधी ने भारत में 1986-87 में डिजिटल रेवोल्यूशन की थी, यानी कंप्यूटर क्रांति की थी। और उस डिजिटल रेवोल्यूशन को लाने वाले कौन थे, सैम पित्रोदा। तो भारत में इस डिजिटल क्रांति के फादर या जनक ये हैं सैम पित्रोदा। तो सैम पित्रोदा ने क्या किया, भारत में डिजिटल रेवोल्यूशन की। इस डिजिटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, भारत में कंप्यूटर्स आने शुरू किए, तो हर चीज का धीरे धीरे करके डिजिटलाइजेशन होना शुरू हुआ। तो जब डिजिटलाइजेशन लगातार बढ़ने लगा तो आरबीआई ने भी इस बारे में बहुत कुछ सोचा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ सोचा। अब हर चीज को डिजिटल करना यहां पर जरूरी है, तो बैंकिंग भी कैसे होने लगी, डिजिटल बैंकिंग आने लगी। तो डिजिटल बैंकिंग को लाने के लिए सबसे बड़ा फायदा जो था वो कल भी हमने बात करी थी, आज भी, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो पेमेंट्स बैंक का सबसे बड़ा जो पर्पस था वो क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी बैंकिंग सर्विसेज एट योर डोर स्टेप, यानी आपके दरवाजे तक, आपके घर तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना। इस उम्मीद के साथ, इस टारगेट के साथ में ये डिजिटल रेवोल्यूशन में पेमेंट बैंक्स को शुरू करने का प्लान बनाया गया था। तो पेमेंट्स बैंक बेसिकली हैं क्या, पेमेंट बैंक्स का मतलब यह है कि अब आपको इसके लिए बार बार बैंक का चक्कर मारने की जरूरत नहीं है। तो वैसे भी कोरोना का टाइम है, बैंक में जाना किसी को वैसे ही पसंद नहीं होगा, क्योंकि एक तो क्या गार्ड बहुत देर तक बाहर खड़ा करके रखता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि अंदर जाके भीड़ लगे। तो ये बैंकिंग का एक बहुत नया मोड है, एक नया कॉन्सेप्ट है। पिछली क्लासेस में हमने बात करी थी वर्चुअल कार्ड्स के बारे में, यानी वर्चुअल कार्ड्स का मतलब क्या था कि जहां आपके मोबाइल में एनेबल्ड स्टोर्ड सारे डाटा उन्होंने दे दिए और वो वर्चुअल कार्ड उस जगह पे वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या ये क्रेडिट कार्ड काम करता है। तो उस तरह से वर्चुअल सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल में सेव हुई। तो अब ये जो 5 इंच का 6 इंच का आपके हाथ में मोबाइल है, तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि मोबाइल आने के बाद में लोगों ने घड़ी पहनना बंद कर दिया। क्यों पहनना बंद कर दिया, क्योंकि मोबाइल में टाइम देख सकते हैं। लोगों ने टॉर्च खरीदना बंद कर दिया। क्यों खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि मोबाइल में टॉर्च भी तो जलती है ना। लोगों ने कंप्यूटर्स पे सर्विसेज कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि मोबाइल मिनी कंप्यूटर बन गए। मोबाइल बेसिकली वो रेवोल्यूशन लेकर के आ रहा है लगातार। एक वायरलेस डिवाइस है, हर कहीं पोर्टेबल है, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हो, हैंडी है, छोटा सा होता है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ सकती है। अब आप भी दिन में कम से कम 20 घंटे 15 घंटे तो मोबाइल में गुजारते ही होंगे। आजकल पढ़ाई भी सारी मोबाइल पे होने लग गई है। हम भी शायद आपसे जो बातचीत कर रहे हैं, जो इंटरेक्शन हो रहा है वो भी मोबाइल पे हो रहा होगा। तो मोबाइल एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया और उसी मोबाइल रेवोल्यूशन में ये डिजिटल बैंकिंग या पेमेंट बैंकिंग भी शामिल है। तो पेमेंट बैंक्स भारत में किस तरह से आने शुरू हुए, क्या इनका हिस्ट्री रही और अभी कौन कौन से पेमेंट्स बैंक भारत में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी में हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये क्यों आया, यानी पेमेंट बैंक्स को भारत में लाने की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत पड़ने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये कैंपेनिंग था जिसका नाम था डिजिटल इंडिया। 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वाला एक नारा दिया था, ठीक है। हालांकि पेमेंट बैंक्स के बारे में उसके पहले बातचीत होनी शुरू हो चुकी थी। आरबीआई ने डेप्यूटी गवर्नर नचिकेत मोर की चेयरमैनशिप में या उनकी हेडशिप में एक कमेटी बनाई थी जिसको बोलते हैं नचिकेत मोर कमेटी। हालांकि नाम तो बहुत लंबा है उसका, लेकिन उसका पर्पस था बेसिकली वही फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन, और जो लोअर इनकम ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं एलआईजी। तो बेसिकली एलआईजी को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ना था, क्योंकि एलआईजी बैंकिंग सर्विसेज से नहीं जुड़ रहा। एलआईजी जो है वो बैंक तक नहीं पहुंच पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि उसके पास मिनिमम अमाउंट नहीं है बैंक में डिपॉजिट करने के लिए।
वो डरता है बैंक्स के पास तक जाने के लिए, वो उसको ये लगता है कि वो बैंक का खाता खोलेगा, धड़ाम से बहुत सारे पैसे कट जाएंगे। तो वो जो मैटर है लो इनकम ग्रुप को मोबाइल से बैंकिंग की तरफ लाने का, ये उस चीज के लिए नचिकेत मोर कमेटी बनी थी। कब बनी? 2013 में। मैं लिखा दूंगा उसको, लिखूंगा इसमें। तो 2013 में नचिकेत मोर कमेटी बनी। 2014 में उसने अपनी रिपोर्ट्स दी और इन रिपोर्ट्स में उसने पेमेंट बैंक का रिकमेंडेशन दी। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों से, जनता से सुझाव मांगने शुरू किए 2014 में ही, कि अगर उनको लगता है कि इस तरह की मोबाइल बैंकिंग शुरू की जाए तो फिर वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दें, अपनी एडवाइस दें, अपनी बातें बताएं। लोगों ने सुझाव दिए कि हाँ, ये एक अच्छा मेथड हो सकता है, लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाने का बहुत बढ़िया जरिया हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की 2014 में ही, नवंबर दिसंबर में। और वो जो फाइनल गाइडलाइंस थी पेमेंट बैंक्स के बारे में, उनसे उन्होंने जितने भी इन्वेस्टर्स थे, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर्स थे, जितने भी कंपनीज थी उन या बैंक्स थे, उनको ये बोलना शुरू किया कि आप लोग पेमेंट बैंक्स में आइए, इसके ये प्रोविजंस होंगे। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कुल 41 एप्लीकेशंस पहुंची काय बात के लिए कि वो इंडिया में पेमेंट बैंक्स खोलना चाहते हैं। फिर से नचिकेत मोर को लगाया गया। नचिकेत मोर ने का जो काम था वो था स्क्रूटिनी ऑफ दीज एप्लीकेशंस। तो 41 जो एप्लीकेशंस आई उनमें से जो छांटे गए कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से स्पॉन्सर्स हैं, कौन कौन से इन्वेस्टर ग्रुप्स हैं, या कौन कौन से बैंकिंग सर्विसेज फैसिलिटी प्रोवाइडर्स हैं जिनको कि पेमेंट बैंक में जोड़ा जाए। तो फाइनली उसमें से लगभग 11 कंपनीज निकल के आई जिनको कि अलाउ किया गया था काय के लिए पेमेंट बैंक्स में स्टार्ट करने के लिए। तो 11 कमिटीज आई, 2 ने बाद में और नाम वापस ले लिया और फाइनली कितने रह गए? 9। और अभी एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो सबसे पहला बैंक बना इसमें जिसने कि पेमेंट बैंकिंग शुरू की थी। तो वो जो बाद में 9 बचे थे, उन 9 में से 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि अपना नाम वापस और ले चुके हैं, जिनमें से एक तो है आदित्य बिड़ला पेमेंट बैंक जो आइडिया वाला था, और दूसरा था वोडाफोन का M-पैसा। तो ये 2 और पेमेंट्स बैंक बंद हुए। फाइनली कितने पेमेंट्स बैंक बचे भारत में? 6। तो अभी फिलहाल जो है वो कुल 6 पेमेंट्स बैंक भारत में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी? डिजिटल इंडिया की। तो डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव था, जो कैंपेनिंग थी, उसको कब शुरू किया? इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015। तो उसको लॉन्च करने के पीछे जो पर्पस था वो क्या था? इसको लॉन्च करने के पीछे सीधा सा पर्पस था टू डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत को डिजिटलाइज करना। अब डिजिटलाइजेशन में हर तरह की सर्विसेज हैं। डिजिटल करने का फायदा क्या है कि क्योंकि अब डेटा लगातार सस्ता हो ही रहा है। ठीक है, तो जियो ने या एयरटेल ने या वोडाफोन ने इसमें एक बड़ी रेवोल्यूशन कर रखी है कि डेटा आपके पास सस्ता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपको मिल ही रहे। तो बहुत सारे जो हैं वो डेटा का खेल अभी चल रहा है। तो डाटा सस्ता होने से आपके पास जो सर्विसेज हैं वो और ज़्यादा पास पहुंची। अब ये सर्विसेज जितनी ज़्यादा सिक्योर्ड होंगी, यानी सर्विसेज तो अवेलेबल हुई, लेकिन सर्विसेज जितनी ज़्यादा सिक्योर्ड होंगी, फाइनली हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो 2015 में ये इनिशिएटिव आया क्या, जिसका नाम था डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया आने के बाद फिर बातचीत होनी शुरू हुई किसके? पेमेंट्स बैंक के बारे में। तो डिजिटल इंडिया जब आया कब? 2015 में। उसके पहले 2013 में आरबीआई ने ये कमेटी बनाई जिसका नाम था नचिकेत मोर कमेटी। या नचिकेत मोर समिति। तो नचिकेत मोर कौन थे उस समय? ये थे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर। तो नचिकेत मोर कौन थे? आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर। इनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनी। उसका जो पर्पस था वो क्या था कि बेसिकली वही फाइनेंशियल इंक्लूजन और लोअर इनकम ग्रुप को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ना। तो इन दोनों के रिकमेंडेशंस को देखते हुए या उसके फाइनल्स रिकमेंडेशंस को देखते हुए इन्होंने सुझाव दिया किसका? पेमेंट बैंक का। ठीक है, और इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो कब आई?
इनकी रिकमेंडेशंस आई 2014 में। तो नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस कब आई? 2014 में, ठीक है। अब ये जो 14 में रिकमेंडेशंस आई, तो इसमें नचिकेत मोर ने बोला कि आप इंडिया में पेमेंट बैंक को शुरू करो, ठीक है। तो पेमेंट बैंक से फायदा क्या होगा कि मोबाइल के अंदर सारा डाटा होगा, मोबाइल के अंदर सारे के सारे ये इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या इस तरह के टूल्स होंगे जिसके वो कोई भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो। अब इसमें पेमेंट्स बैंक को लेकिन आप पूरी तरह से बैंक नहीं मान सकते। आज भी पेमेंट्स बैंक अधूरे बैंक है। क्यों है अधूरे बैंक? क्योंकि हम ये जानते हैं कि बैंकिंग का मतलब क्या, व्हाट इज बैंकिंग। बैंकिंग के दो मेन फंक्शंस हैं। कौन सा? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट यानी जमा स्वीकार करना, और दूसरा क्या है? एडवांसमेंट ऑफ लोन यानी ऋण प्रदान करना। तो पेमेंट बैंक को आज भी लोन देने की जो है वो परमिशन नहीं है। तो दीज पेमेंट्स बैंक कैन नॉट लेंड एनी काइंड ऑफ लोन। इवन जो इनके डायरेक्टर हैं यानी जो इनके स्पॉन्सर्स हैं या जो इनके डायरेक्टर्स हैं, ये उनको भी लोन नहीं दे सकते। तो अगर कोई पेमेंट बैंक लोन नहीं देगा तो वो कमाई कहां से करेगा? यानी हम अगर चाहें पेमेंट बैंक से लोन लेने का तो वो नहीं ले सकते। पेमेंट बैंक केवल क्या करते हैं? पेमेंट बैंक केवल आपसे आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, दोनों ही तरह के अकाउंट्स पेमेंट बैंक्स में ओपन हो सकते हैं, लेकिन ये किसी को भी लोन प्रोवाइड नहीं करते। तो इस तरह से बैंकिंग सर्विसेज के जो दो फंक्शन है, उसमें से मेजर जो दो फंक्शन है उसमें से केवल एक ही फंक्शन करते हैं। कौन सा? ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो जमाएं स्वीकार करने के अलावा और दूसरा कोई फंक्शन पेमेंट्स बैंक का नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद अभी पेमेंट्स बैंक में और बाकी बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं। देखिए जैसे ये चार्ट बनाया हमने, इस चार्ट के हिसाब से देखो कि ये तीन तरह के बैंक्स इसमें लिए हैं। एक तो है कमर्शियल बैंक्स, दूसरा है पेमेंट नेटवर्क ऑपरेटर और तीसरा है पेमेंट बैंक। तो कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या आईसीआईसीआई है, तो क्या ये कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या ये लोन देते हैं? ये लोन भी देते हैं। और क्या ये पेमेंट ट्रांसफर भी करते हैं? ये भी करते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी ट्रांसफर। तो इस मेक पेमेंट का मतलब क्या है? थर्ड पार्टी ट्रांसफर। तो थर्ड पार्टी कौन? फर्स्ट पार्टी बैंक है, सेकंड पार्टी आप खुद हो, और थर्ड पार्टी वो है जिसको आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो। तो ये जो बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स, दे कैन यूज द फैसिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी ट्रांसफर। फिर इसके बाद दूसरा पेमेंट नेटवर्क। लास्ट क्लास में हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे, मास्टर कार्ड, वीजा या रुपए। तो क्या मास्टर कार्ड, वीजा या रुपए इनको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का राइट है? नहीं है, क्योंकि हमने बोला क्या कि ये पेमेंट नेटवर्क कंपनीज है, ठीक है। तो ये केवल क्या करती हैं? मास्टर कार्ड, वीजा या रुपए या डिस्कवर हमने पढ़ा था, इनका काम केवल क्या है कि ये नेटवर्क्स हैं, ये बैंक्स तो है नहीं। तो जब बैंक्स नहीं है तो फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का राइट इनको नहीं है। दूसरा, ये लोन देते हैं, वो भी नहीं दे सकते ये। तीसरा, क्या ये पेमेंट कर सकते हैं? इनको पेमेंट का राइट है। तो बेसिकली पेमेंट्स का केवल ये सेटलमेंट करवाते हैं। तो पेमेंट नेटवर्क जो कंपनीज हैं उनका काम क्या है? केवल सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स। उनका काम पेमेंट करना नहीं होता। पेमेंट हमेशा कौन करता है? हमेशा बैंक ही करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा, पेमेंट बैंक जिनके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, तो पेमेंट्स बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। दूसरा, एडवांसमेंट ऑफ लोन नहीं, तो पेमेंट्स बैंक लोन नहीं देते, ठीक है। और तीसरा, क्या ये ट्रांसफर कर सकते हैं? ये पैसा ट्रांसफर करने का राइट इनको है। तो अब यहां पर तीन चीजें आई कि पेमेंट बैंक क्या कर सकते हैं? पेमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, पेमेंट बैंक लोन दे सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक जो है वो पेमेंट करने का राइट भी इनको है। तो बेसिकली केवल एक लोन देने का राइट इनके पास नहीं है, बाकी वो जो दो राइट्स हैं जो कमर्शियल बैंक्स के पास भी हैं वो इनके पास भी हैं। यानी ये थर्ड पार्टी ट्रांसफर भी कर सकते हैं और डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या नहीं कर सकते? ये केवल लोन नहीं दे सकते, ठीक है। फिर और इन पर डिस्कशन करें इसके पॉइंट्स पे।
पेमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। ट्रेडिशनल बैंक का मतलब क्या है कि अभी हमने जो तीनों पढ़े, ट्रेडिशनल बैंक्स कौन कौन से हैं, कमर्शियल बैंक्स और आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स। तो क्या वो जो तीनों ये ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, क्या वो पेमेंट सॉरी डिपॉजिट रखते हैं? वो भी रख सकते हैं। अब आपने वॉलेट्स भी देखे होंगे, जैसे पेटीएम का वॉलेट है, फोन पे का वॉलेट है, उसने फोन पे ने स्टार्ट कर ही दिया है। तो क्या वॉलेट से भी पैसा जो है वो रखा जा सकता है, वॉलेट में डिपॉजिट हो सकता है? हो सकता है। फिर दूसरा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो आप जो पैसा डिपॉजिट रखते हो, क्या उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है? पेमेंट बैंक आपके डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट देते हैं। कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक ये भी देते हैं, लेकिन आप जो पैसा वॉलेट में रखते हो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है। फिर थर्ड है विड्रॉल फैसिलिटी। तो क्या आपको पैसा विड्रॉल करने की फैसिलिटी होती है? पेमेंट बैंक्स आपको पैसा विड्रॉल करने की परमिशन देंगे। ट्रेडिशनल बैंक्स वो भी देंगे, लेकिन वॉलेट से पैसा जो है वो विड्रॉल नहीं हो सकता, वो केवल ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। तो पैसा वॉलेट से निकाला नहीं जा सकता, केवल क्या हो सकता है, उससे सीधा ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि जैसे मान लीजिए आपके पेटीएम वॉलेट में 1000 रुपए और आप उस पेटीएम वॉलेट को अगर खाली करना चाहते हो, तो आप खुद तो क्या कर सकते हो, आपको उस वॉलेट से पैसा पहले अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर आप उसको निकाल सकते हो। सीधे वॉलेट से पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ सकता, सर आप उसको सीधा जो कैश नहीं निकाल सकते। आप क्या कर सकते हो, वॉलेट से किसी और को पेमेंट कर सकते हो या अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर मार सकते हो। ठीक है। लेकिन वॉलेट से पैसा विड्रॉल नहीं होता। फिर अगला अवेलिंग ऑफ लोन्स। तो पेमेंट बैंक लोन नहीं देते, ये आप जानते ही हो। ट्रेडिशनल बैंक्स लोन देते हैं, लेकिन वॉलेट से लोन नहीं मिलता। फिर क्रेडिट कार्ड्स, पेमेंट बैंक्स को क्रेडिट कार्ड देने की भी परमिशन नहीं है। तो पेमेंट बैंक जो है वो केवल क्या कर सकते हैं, दे कैन इशू ओनली एटीएम एंड डेबिट कार्ड्स। तो पेटीएम बैंक्स केवल डेबिट कार्ड और एटीएम इशू कर सकते हैं, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। ठीक है। तो पेमेंट बैंक्स को क्या अधिकार है, पेमेंट बैंक्स को ये तो अधिकार है कि वो एटीएम डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन उनको क्रेडिट कार्ड को इशू करने का राइट नहीं है। ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल बैंक्स को यानी आरआरबीज को, कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक्स को है, पर वॉलेट्स को नहीं होता। फिर बाइंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को खरीदने का राइट इनके पास है, पेमेंट बैंक के पास है, ट्रेडिशनल बैंक के पास भी है, लेकिन वॉलेट्स के पास नहीं है। फिर डिपॉजिट लिमिट, यानी कि डिपॉजिट लिमिट कितनी हो सकती है, डिपॉजिट लिमिट पेमेंट बैंक्स में कितनी है, 1 लाख रुपीस। यानी पेमेंट बैंक में पर अकाउंट होल्डर मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही डिपॉजिट हो सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं हो सकते। ये आरबीआई की गाइडलाइन है। तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार पेमेंट बैंक्स मैक्सिमम कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, 1 लाख का, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ट्रेडिशनल बैंक्स में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, वॉलेट में कितना डिपॉजिट हो सकता है ये तय करेगा या तो पेटीएम तय करेगा या फोन पे तय करेगा। ठीक है। तो उसकी अपनी लिमिट है, उनकी अलग अलग है। तो आरबीआई ने इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा डिफरेंसेस पेमेंट बैंक्स में, ट्रेडिशनल बैंक्स में और वॉलेट्स में जो पेमेंट बैंक से पहले चल रहा था। अब अगला मैटर आया कि ये जो पेमेंट बैंक्स हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी पेमेंट बैंक्स को जो शुरू किया गया उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया था। तो ऑब्जेक्टिव था पहला, बैंकिंग सर्विसेज इन रिमोट एरियाज, यानी जो दूर दराज के एरियाज हैं उनमें बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना, पहला पॉइंट। दूसरा है सेविंग फॉर लो इनकम अर्नर्स, यानी वो लोग जो कि लो इनकम वाले हैं उनके लिए क्या करना है, उनके लिए सेविंग देनी है। ठीक है। तीसरा, बेटर रिटर्न ऑन डिपॉजिट, तो जो भी डिपॉजिट्स हैं उन पर ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। फोर्थ है इजी ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ये आप जानते होंगे कि इस समय जितना आसान फोन पे से या पेटीएम से कोई ट्रांसफर करना है उतना आसान किसी भी चीज से नहीं है। तो इन ट्रांसफर्स को या फंड्स को और ज्यादा इजी करना है। रिमूव्स रीजनल डिस्पैरिटीज, तो इसका बड़ा फायदा क्या होगा कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, यानी अलग अलग एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज की अलग अलग फैसिलिटी हो रही है, उनको सबको
एक करना है। तो वन नेशन वाला जो मैटर है उसको यहां पर एक तरह से फॉर्म में लेके आना है। तो इसका होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मुंबई में या दिल्ली में या बड़े सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बैंकिंग की सर्विसेज अच्छी होती हैं, बैंक्स की ब्रांचेज ज्यादा होती हैं, एटीएम्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जो दूर दराज के एरियाज हैं वहां पर एटीएम तो होते ही नहीं है, ठीक है ना, वहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि सिचुएशन में केवल जो है वो सिटीज में रहने वाले लोग उसका ज्यादा फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर यही डिजिटलाइजेशन होगा, यानी आप मोबाइल से बैंकिंग कर रहे होंगे, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटीएम से पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको आपको पैसा देना है आप सीधे उसको पैसा ट्रांसफर करोगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो डिस्पैरिटीज हैं ये अपने आप खत्म हो जाएंगी। यानी क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने का इसमें टारगेट रखा गया था। फिर इसके बाद अब हम ये बात करने वाले हैं क्या कि ये जो आरआरबी, ये जो पेमेंट्स बैंक बने, तो हमने इसमें ये वाली बात करी क्या कि 2014 में जो नचिकेत मोर कमेटी थी उसने क्या किया, उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी काय के लिए कि इंडिया में पेमेंट बैंक आने चाहिए। तो पेमेंट बैंक के कॉन्सेप्ट को इंडिया में लाने वाला या उसके लिए रिकमेंड करने वाली कमेटी कौन थी? नचिकेत मोर कमेटी। तो नचिकेत मोर कमेटी ने बता तो दिया, लेकिन इंप्लीमेंट करना किसका काम था? वो गवर्नमेंट का काम था। इसके बाद गवर्नमेंट ने 2015 में, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, तो अरुण जेटली ने अपना जो बजट स्पीच दिया था, तो बजट स्पीच ऑफ अरुण जेटली कौन सा? 2015 वाला, अब तो उनकी डेथ हो गई। तो अरुण जेटली के बजट स्पीच में ये वाली बात आई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है किसके लिए? पेमेंट बैंक के लिए। और इसी स्पीच में इन्होंने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला क्या कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट, जिसको आप डाक विभाग बोलते हो, तो वो इंडिया पोस्ट जो है वो अपना पेमेंट बैंक स्टार्ट करेगा, जिसको बोला गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी। तो इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात किसने करी? इस बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी कि वो इंडिया पोस्ट का एक पेमेंट बैंक लेकर के आएगी। अब इसके बाद क्योंकि बैंक्स जितने भी थे, इन्वेस्टर जितने भी थे, या ये जो इस तरह की जो मेगा मार्ट चेन्स थी, सुपरमार्केट चेन्स थी, इन सबसे गवर्नमेंट लगातार बातचीत कर रही थी। वो उनको प्रमोट करना चाह रहे थे कि आप लोग पेमेंट बैंक वाला काम करना शुरू कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि 41 एप्लीकेशंस मिली। नचिकेत मोर कमेटी ने उन सबकी स्क्रूटनी की, उनका बैकग्राउंड चेक किया और कुछ गाइडलाइंस तैयार की कि इसके लिए क्या क्या जरूरी है, यानी कि पेमेंट बैंक बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो वो जो क्या करना चाहिए, यानी इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, उस पर तभी हम बात करेंगे। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात 2015 में किसने करी? अरुण जेटली ने अपने बजट स्पीच में की। लेकिन अभी तक कोई भी पेमेंट बैंक बना नहीं था। कब तक नहीं बना? 2015 तक कोई भी नहीं बना था, ठीक है। तो अब दूसरी बात, ये किसके अंडर में रहेंगे? ये अंडर में रहेंगे आरबीआई के। लेकिन कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो इस पर अप्लाई होंगे? तो पेमेंट बैंक पर कौन कौन से एक्ट्स अप्लाई होते हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला अप्लाई होता है कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट यानी इंडियन कंपनी एक्ट 2013, बेसिकली इंडियन कंपनी एक्ट जो बना था, कब बना था? 1956 में, और फिर 2013 में किया गया था उसको अमेंडमेंट। तो अभी जो है वो कौन सा चल रहा है? 2013 इंडियन कंपनीज एक्ट। तो इस इंडियन कंपनी एक्ट में क्या किया हुआ है कि इनको प्राइवेट बैंक वाली कैटेगरी में शामिल किया गया। तो इस तरह से इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत क्या है? दीज पेमेंट बैंक्स आर प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। फिर दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो क्योंकि भले ही ये एक तरह से एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वैसे देखा जाए तो क्यों है ऐसा? क्योंकि ये केवल डिपॉजिट रखते हैं, लोन्स नहीं देते हैं, या वो जो एनबीएफसी है वो केवल लोन देते हैं, डिपॉजिट नहीं लेते हैं। तो ये उसी तरह का एक नया फंड है। तो वहां तो क्या हो रहा है
एनबीएफसीज में कि वो डिपॉजिट नहीं लेते, इनका क्या है कि डिपॉजिट लेते हैं लेकिन ये लोन्स नहीं देते। तो दूसरा जो लगा वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगा, और इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का मतलब क्या था कि आरबीआई विल रेगुलेट ऑल द पेमेंट बैंक। ठीक है, तो पहला तो प्राइवेट बैंक हुआ, दूसरा क्या बोला कि इनको आरबीआई रेगुलेट करेगा। फिर तीसरा है डीआईसीजीसी। तो डीआईसीजीसी एक्ट यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये कब आया था? 1961 में। तो डीआईसीजीसी एक्ट 1961 जो आया था, उस एक्ट के तहत भी इन लोगों को शामिल किया गया पेमेंट बैंक। तो क्यों शामिल किया गया? जिससे कि वो जो डिपॉजिटर्स हैं, वो लोग जो कि अपना पैसा डिपॉजिट करने वाले हैं, उनको अश्योरेंस हो इस बात का। किस बात का अश्योरेंस उनको? कि वो जो है सारा का सारा पैसा जो जमा कर रहे हैं, चाहे 1 लाख ही जमा कर रहे हैं मैक्सिमम, पर है तो मेहनत की कमाई, उस पर अश्योरेंस होगा, उस पर गारंटी होगा, उस पर इंश्योरेंस होगा, तो ही तो वो पैसा जमा करेंगे। तो डीआईसीजीसी ने यहां पर गारंटी ली है, तो उस एक्ट के लिए भी ये अंतर उसके अंदर आ गया कि डीआईसीजीसी एक्ट इन पर भी लागू होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि इन सारे पेमेंट बैंक को, कल की क्लास में हमने बात करी थी डीआईसीजीसी के बारे में, कि जितने भी बैंक्स होंगे उन सभी बैंक्स को हर 6 महीने में एक प्रीमियम, जो इंश्योरेंस वो रखना चाहते हैं उसका, उस इंश्योरेंस का, उस अमाउंट का, जितने उनके अकाउंट है उस हिसाब से एक इंश्योरेंस हमेशा डीआईसीजीसी को देना पड़ेगा। तो डीआईसीजीसी को ये सारे पेमेंट बैंक इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट पहुंचाएंगे, ये इसमें भी शामिल हो गया। फिर अगला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको बोलते हैं फेमा, और इसका ईयर कौन सा है? 1999। तो ये 2 एक्ट है, हम आगे वाले क्लासेस में इस पर डिस्कशन करेंगे, फेरा और फेमा। तो पहले चलता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, और उस रेगुलेशन एक्ट को जो है वो रिप्लेस किया किससे? उसको रिप्लेस किया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से। तो फेमा एक्ट आया। इस फेमा एक्ट में फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट होता है। पहले क्या होता था? रेगुलेशन होता था, और अब क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। डिटेल में आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। तो ये जो मैनेजमेंट है, इसको इसके अंदर क्यों शामिल किया गया है, ये बात आपके जानने वाली है। तो बेसिकली शामिल करने के पीछे जो पर्पज है पेमेंट बैंक को फेमा में, वो ये है कि कमर्शियल बैंक्स या बाकी जो बैंक्स हैं वो फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो यहां पर एक और डिफरेंस क्या है इनका, कि फॉरेन पेमेंट बैंक्स कैन नॉट इनिशिएट एनी टाइप ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन। ना तो ये फॉरेन ट्रांजैक्शन ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी ना तो बाहर का पैसा ये लेंगे और ना ये बाहर पैसा भेजेंगे। इन दोनों की परमिशन इसमें नहीं है। इसीलिए किसमें आ गई? ये फेमा में आए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, तो क्योंकि आरबीआई के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जो डेफिनेशन है उसमें बैंक्स में आ गए। तो आरबीआई एक्ट 1934 में ये बैंक्स में शामिल हो गए, इसीलिए ये वाला लागू हुआ। फिर अगला है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो जब हम नेटवर्क कंपनीज के बारे में पढ़ रहे थे, वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए के बारे में, तो ये वाला एक्ट आया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो पीएसएस यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में भी शामिल होंगे। क्यों शामिल होंगे? क्योंकि ये पेमेंट का सेटलमेंट करते हैं। तो पेमेंट्स का सेटलमेंट करना इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जो भी फंड ट्रांसफर होगा, जो भी पेमेंट होगा, उसको सेटल भी इनको करना होगा। तो इसलिए 2007 में ये जो एक्ट था पीएसएस एक्ट, उसमें भी शामिल हुए। तो इस तरह से पेमेंट बैंक्स पर टोटल ये 6 एक्ट अप्लाई होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंपनीज एक्ट 2013, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आरबीआई का, डीआईसीजीसी एक्ट 1961, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, आरबीआई एक्ट 1934 और पीएसएस यानी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये जो 6 रेगुलेशंस हैं, 6 जो एक्ट्स हैं, वो किस पर अप्लाई होते हैं? वो अप्लाई होते हैं पेमेंट बैंक पर। ठीक है, देखिए मैं चाहता हूं कि पहले मैं सारा आपको समझा दूं, उसके बाद फिर लास्ट में मैं आपके कमेंट्स को देखूं। क्योंकि रीजन इसके पीछे क्या होता है, देखो
मैं कमेंट्स को क्यों नहीं देखता, उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूं। मेरा यह मानना है कि जैसे मैं, क्योंकि हर चीज को मैं रट के नहीं आ रहा, मैंने क्या किया है कि मैंने कोई चीज जैसे कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, तो मैं ये चाहता हूं कि यहां पर मैक्सिमम मैं आपको ट्रांसफर करूं, तो मैं डिलीवरी ज्यादा यहां पर चाहता हूं। अगर मैं हर सेकंड में, यानी कुछ भी बोलने से पहले मैं आपके कमेंट की तरफ जाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि मैं जो कुछ भी याद करने की कोशिश कर रहा हूं मैं वो भूल जाऊंगा। तो मेरी जो कोशिश है वो क्या है कि आपको उस टाइम मैक्सिमम डिलीवरी देनी है, यानी जितने मुझे फैक्ट याद आ रहा है मैं आपको उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं। कोई भी मुझे कॉन्सेप्ट याद आ रहा है मैं आप तक वो पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर मैं इन कमेंट्स पे ध्यान दूंगा, यानी मैं एक एक करके सारे कमेंट पढ़ना चालू करूंगा, तो फिर 1 घंटे क्लास में केवल कमेंट्स पे डिस्कशन होगा। ठीक है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो छूट जाएगा। तो हमारी जो कोशिश है वो क्या है कि ये जो 20 दिन है, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक आ सकते हैं, ठीक है, तो ये जो 20 दिन में, उसमें हम आपको इतना मैटर दे सके कि आपको उसके बाद कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, कोई और कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये हमारी कोशिश यहां पर है। तो मैं कमेंट्स को देखूंगा, मैं कमेंट्स पे बातचीत भी करूंगा, आपके सारे डाउट भी क्लियर करूंगा, लेकिन अभी आप पहले समझने पे और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और जो भी आपका कमेंट है उस कमेंट को आप लिख लीजिए। लास्ट में हम लोग जब ये क्लास वाइंड अप करेंगे उस समय एक एक करके केवल कमेंट्स पे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे जो मेरी एक्टिवनेस है, यानी एक तरह से आप ये मान के चलो कि मैं भी खड़ा हूं ना, तो मेरे सिर में बहुत सारे एंटीना लगे हुए और पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी चीज में कहां से कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा ध्यान, मेरा फोकस फिलहाल इस चीज पे है, इस डिलीवरी पे, यानी मैक्सिमम मेरे एफर्ट्स किस पे जा रहा है कि मैं वो चीजें, मैं वो फैक्ट, मैं वो सारी चीजें याद करने की कोशिश कर रहा हूं जो आप तक पहुंच सके। तो यही रीजन है, मैं सॉरी बोल रहा हूं इस बात के लिए कि मैं कमेंट पे उतना ज्यादा फोकस अभी नहीं कर रहा, मैं मैटर डिलीवरी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो एक बार मैं सारा आपके पास तक पहुंचा दूं, यानी जो कुछ भी मैं पढ़ के आया हूं, जो कुछ भी मैं याद करके आया हूं, जो भी मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो सारा एक बार आपके पास तक पहुंच जाए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इस पे, कमेंट्स पे, आपके डाउट्स पे। ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये आप लोगों ने समझा, थैंक यू उसके लिए। तो पहले हम बात कर रहे हैं केवल जो मैटर हमारे पास है, पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आपके जो डाउट्स हैं, मैं इस बात को मानने चल रहा हूं क्योंकि मैं फिजिकली तो आपको देख नहीं रहा, मैं केवल कमेंट्स के थ्रू आपको देख और समझ रहा हूं। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अभी इस टाइम अपनी कॉपी लेकर के बैठे हो और आप जो कुछ भी बोला जा रहा है, जो कुछ भी यहां पर नोट डाउन हो रहा है, वो आप भी लिख रहे हो। तो उसी जगह पर आपने जो क्वेश्चंस हैं वो भी लिखते जाओ, और लास्ट में जब टॉपिक पूरा होगा मैं आपसे बोलूंगा कि आपके क्वेश्चंस हो तो बताइए, फिर हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में कमेंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आगे आ रहा हूं। अगला मैटर है कि अगर पेमेंट बैंक को खोला जाता है, पेमेंट बैंक को स्टार्ट किया जाता है, तो उसके फायदे क्या क्या है। ठीक है, पहला फायदा है इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट। तो पहला फायदा क्या होता है कि ये सारे के सारे जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि नो फ्रिल्स अकाउंट्स है। ठीक है, नो फ्रिल्स अकाउंट्स है। जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब क्या हुआ, देखो अभी हमने बातचीत करी क्या कि जितने भी ये जो अभी जो बैंक्स का जो स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे कल हमने डिस्कशन किया था पीएमजेजेवाई पर, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना पर, जो पहले स्वावलंबन योजना थी, कि इन स्कीम्स में क्या हुआ कि लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट किया गया। तो बेसिकली जो फोकस है वो किस पे है, वो लोअर इनकम ग्रुप्स पे है। तो लोअर इनकम ग्रुप्स को क्योंकि सर्विसेज से जोड़ना है, गवर्नमेंट जो चाहती है वो क्या चाहती है, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पर सीधा बेनिफिट आपके अकाउंट में आना है, तो इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाएंगे। तो इसमें जो भी अकाउंट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, वो सारे जीरो बैलेंस अकाउंट होंगे। और एक चीज और, इनका कोई भी अकाउंट नंबर नहीं होता, यानी देयर इज नो अकाउंट नंबर फॉर पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक का कोई भी अकाउंट नंबर है ही नहीं। जैसे कि आप अगर एसबीआई में या पीएनबी में कि आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी में, एचएसबीसी में, किसी भी बैंक में अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक 14 डिजिट का कि 20 डिजिट का कि 12 डिजिट का या 6 डिजिट का अकाउंट नंबर मिलता है। लेकिन पेमेंट बैंक्स में कोई अकाउंट नंबर नहीं मिलता।
बेसिकली जो आपका मोबाइल नंबर है, तो जो आपका मोबाइल नंबर है वही इसमें अकाउंट नंबर है। तो मोबाइल नंबर तो हमेशा याद रहता है, ठीक है, आप जगह जगह पर्चियां भी छोड़ के जाते होंगे मोबाइल नंबर की। तो मोबाइल नंबर जो होगा वही आपका अकाउंट नंबर होगा, तो इसमें अलग से कोई भी अकाउंट नंबर नहीं मिलता। तो जो मोबाइल नंबर है वही क्या होगा, इसका अकाउंट नंबर होगा। हायर इंटरेस्ट रेट, दूसरा फायदा क्या है कि जो भी इसमें डिपॉजिट्स होंगे उस पर इंटरेस्ट रेट कैसा होगा, इंटरेस्ट रेट हमेशा होगा हाई, ठीक है। तीसरा फायदा है इसका कि ये कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट क्यों है, क्योंकि आपके हाथ में फोन है और किसी को भी फंड ट्रांसफर करने में या फंड एक्सेप्ट करने में सेकंड्स का टाइम लगता है। और सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है कि ये रियल टाइम है। तो आप क्योंकि प्रैक्टिकली जुड़े हुए इस चीज से, आपको पता है इस बात का कि अगर आप फोन पे से या पेटीएम से या एयरटेल मनी से कोई भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें तुरंत पैसा पहुंचता है, यानी विद इन द सेकंड पैसा पहुंचता है और उसके पास मैसेज पहुंच जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ। तो बहुत कन्वीनियंट है, ठीक है, बहुत आसानी से पैसा पहुंचता है, रियल टाइम में सेटलमेंट होता है। तो ये इसका तीसरा बड़ा फायदा है। चौथा, सेफ एंड सिक्योर है। सेफ एंड सिक्योर क्यों है, सेफ एंड सिक्योर यूं है कि ये सेफ क्यों है, देखो, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का अपना एक पासवर्ड है, ये आपका थंब इंप्रेशन है, ये आपका फेस रिकॉग्निशन है, तो उसमें आपने फीचर्स लगा रहे होंगे। आज के टाइम में आप जितने भी इस समय वीडियो देख रहे होंगे, जितने भी क्लास अटेंड कर रहे हैं इस समय, वो शायद ही कोई होगा ऐसा जिसके कि फोन में पासवर्ड नहीं होगा। और पासवर्ड भी ऐसे खतरनाक होते हैं जैसे कि ये मोबाइल नहीं, आपका स्विस बैंक अकाउंट हो, कि अगर किसी ने देख लिया तो फिर इसमें से 2-4 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाएगा या गबन हो जाएगा या कोई लेके भाग जाएगा। तो बेसिकली फोन जो है ना वो हद से ज्यादा प्राइवेट चीज हो चुकी है आज। क्यों है वो आपको सबको पता ही है, ठीक है। आप नहीं चाहते आपकी व्हाट्सएप चैट कोई देखे, आप नहीं चाहते कोई और हिस्ट्री आपकी कोई देखे, आप नहीं चाहते इस चीज को, तो ये बहुत ही ज्यादा प्राइवेट चीज हो गई। तो वो जो खतरनाक पासवर्ड उसमें लगा हुआ है जिसको आपके अलावा कोई नहीं जानता, मम्मी पापा औरों को तो भूल ही जाओ, तो आप तो चाहते ही हो कि वो तो कम से कम जाने ही नहीं। तो ऐसे में जब घर वालों को इसका पासवर्ड नहीं पता, दूसरे किसी को कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके एक तो फोन का पासवर्ड है, जो आपको फोन को ओपन ही तब होगा जब वो वाला पासवर्ड लगेगा। और दूसरा, जब आप फोन पे या पेटीएम को ओपन करोगे, गूगल पे ओपन करोगे, तो उस पर एक और पासवर्ड है, ठीक है। तो दो सीधे सीधे पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, तो इसलिए सेफ भी और सिक्योर भी है। तीसरा, अकाउंट नंबर सेम एज मोबाइल नंबर, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपका मोबाइल नंबर है वही उसका अकाउंट नंबर है, तो इसलिए वो हमेशा याद रहता है। तो बेसिकली शायद आपको कोई भी, आपके पास 2-3 अकाउंट होंगे शायद बैंक्स में, वो शायद आपको याद नहीं होंगे, लेकिन आपको मोबाइल नंबर आपको याद होगा। आप कोई 2 बजे भी रात में जगा के पूछेगा मोबाइल नंबर, तो आप सेकंड्स में बता दोगे। तो इसलिए बिल्कुल इजी मोबाइल नंबर है, तो इजी अकाउंट नंबर भी है, ये इसका बड़ा फायदा है। तीसरा, कैशबैक एंड डिस्काउंट ऑफर्स। तो जो पैसा इन पेमेंट बैंक में जाता है, तो जैसे एयरटेल मनी है, तो वो क्या करते हैं कि वो इसके लिए आपको बहुत सारे कैशबैक ऑफर्स देते हैं। तो ये भी एक बड़ा फायदा मिलता है कि यानी अगर एयरटेल आपके पास अगर सिम है और एयरटेल पेमेंट बैंक में आपने अकाउंट भी खोला है, तो फिर उससे फायदा क्या होगा, आपको कुछ कैशबैक ऑफर्स मिलेंगे। यानी अपना फोन रिचार्ज करते हो तो उस पर कुछ कैशबैक ऑफर्स मिलेंगे, आप कहीं पर कोई परचेजिंग करते हो उसमें कुछ कैशबैक ऑफर्स मिलेंगे, तो कस्टमर्स को इससे फायदा है। फिर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, यानी फर्दर जो भी एडिशनल बेनिफिट कंपनी आपको देना चाहेगी, कंपनी को प्रमोशन करना है, कंपनी को नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स बढ़ाना है, तो आपको और भी फर्दर बेनिफिट देगी। क्यों देगी, क्योंकि 2017 में शुरू हुआ पहला एयरटेल पेमेंट बैंक, तो 4 साल पुराना केवल ये टेक्निक है, अभी तक लोगों तक पहुंचा भी नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि वो लोग लगातार बेनिफिट्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला मैटर है कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, यानी हु कैन ओपन पेमेंट बैंक। तो पहला, इसमें इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स सबको बोला गया था कि आप अकाउंट खोल सकते हो। मोबाइल टेलीफोन कंपनीज, क्योंकि मेन तो टारगेट वही थे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFC, उन्होंने किया ही था। फिर रियल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, कोऑपरेटिव्स, उन्होंने किया। सुपरमार्केट चेन्स, बड़ा फायदा उनको भी होने वाला था। क्यों, क्योंकि सुपरमार्केट चेन्स अगर इस तरह के इसमें आते हैं तो उनके यहां से जो भी परचेजिंग होती है उस पर कैशबैक ऑफर्स देकर के वो कस्टमर्स को लुभा सकते थे,
वो अट्रैक्ट कर सकते थे क्या, कि वो इस तरह के पेमेंट बैंक खोले। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया पोस्ट का मैंने आपको बताया कि इस तरह जितने भी पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन थे उनको भी बोला गया कि आप अकाउंट खोल सकते हैं। फिर इसके बाद अ प्रमोटर और ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स हु हैव अ जॉइंट वेंचर विद एन एग्जिस्टिंग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में अगर कोई वेंचर ऑलरेडी था उसको ही बोला गया अलग से कि आप पेमेंट बैंक स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिस्टिंग नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। तो पीएसएस एक्ट में कोई भी आने वाला इंस्टीट्यूशन था उनको भी बोला गया। कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, कॉर्पोरेटर्स को बोला गया और पब्लिक कंपनीज को बोला गया। तो बेसिकली शायद ही कोई था जिसको सरकार ने ये ऑफर नहीं दिया कि आप ये पेमेंट बैंक स्टार्ट नहीं कर सकते, तो सबके लिए बिल्कुल ओपन था। ठीक, फिर इसके बाद है की फीचर्स ऑफ पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक्स के की फीचर्स क्या क्या है। पहला, ये अभी हमने पढ़ा कि ऑफर्स केवल कितना है कि डिपॉजिट आप कर सकते हो मैक्सिमम 1 लाख रुपीस, ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा, डेबिट कार्ड फैसिलिटी, तो एटीएम कम डेबिट कार्ड ये आपको ऑफर करेंगे लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे, ये इसका फीचर है। स्मूथ ट्रांजैक्शंस वाया ऑनलाइन पोर्टल, ये आप जानते ही हो कि वाया ऑनलाइन पोर्टल कोई भी स्मूथ ट्रांजैक्शन से कर ही रहे। फिर फीजिबल मोड ऑफ मेकिंग पेमेंट, आसानी से पेमेंट हो सकते हैं, ये इनका फायदा है। तो ये सारे के सारे बेसिक फीचर्स हैं, किसके बेसिक फीचर्स हैं पेमेंट बैंक्स के। तो इस तरह से सबसे पहला जो पेमेंट बैंक था वो कौन सा ओपन हुआ, एयरटेल। कब, 2016 में। तो 2017 में एयरटेल पहला पेमेंट बैंक बना, 2017 में स्टार्ट हुआ। तो एयरटेल से इस पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई। अब एयरटेल का ओनर आप जानते हो भारती मित्तल हैं, तो सुनील भारती मित्तल जो हैं उन्होंने इस एयरटेल पेमेंट की शुरुआत की। तो जितने भी एयरटेल सिम होल्डर्स थे उनके लिए कुछ ऑफर्स निकाले कि आप इसमें ज्वाइन करो। फायदा भी हुआ इसका कि ये जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उस पर ये 3% का इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन ये एनुअल इंटरेस्ट है। ठीक है, और आप ये जानते हो कि इंटरेस्ट कैसे लगता है कि जिस दिन आपका सबसे कम पैसा उस बैंक में था उस पर वो 3% देते हैं, टोटल पर तो कोई मिलता ही नहीं। तो जिस दिन आपका सबसे कम पैसा था बैंक में उस दिन का आपको 3% मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फायदा है। ठीक है, इजी बैंकिंग है, ये आप जानते ही हो। मोबाइल बैंकिंग है, पूरी तरह से मोबाइल में। सिक्योर्ड बैंकिंग है, ये भी आप जानते ही हो। तो अभी फिलहाल टोटल 6 कंपनीज हैं जो कि इस पेमेंट बैंक में लगी हुई हैं। तो टोटल ये 6 पेमेंट बैंक्स हैं इंडिया में। पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल आप जानते हो नेटवर्क कंपनी इसमें है। दूसरी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को शुरू करने वाला कौन है, इंडिया पोस्ट या भारत डाक। अब पहला जो टाइम था उसमें तो लोग लेटर लिखा करते थे। ठीक है, बहुत सारे लेटर्स लिखा करते थे, लेटर्स के ऊपर मूवीज आती थी, गाने बनते थे, लेकिन अब वो लेटर तो हो चुके हैं बंद। तो फिलहाल इंडिया पोस्ट के पास क्या काम बचा है, इंडिया पोस्ट के पास बीच में एक ये भी काम आया था कि जितने भी जॉब लगती थी तो वो जॉब का कॉल लेटर पहुंचाते थे। अब वो सारा ऑनलाइन हो गया, ये भी काम बंद हो गया। तो अब इंडिया पोस्ट जो बिल्कुल घाटे वाला ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, तो इंडिया पोस्ट को प्रॉफिट में लाने के लिए क्या किया कि उसमें कुछ नए सर्विसेज उसमें एड ऑन किए गए। तो उसमें नए सर्विसेज में ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू हुआ। तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के बेसिकली इनके बैंक्स नहीं होते, तो हम पेमेंट बैंक बोल तो रहे हैं लेकिन ये पेमेंट बैंक है नहीं। ये अपने आप को जो है वो पॉइंट्स बोलते हैं, यानी पेमेंट बैंक जो है वो खुद को क्या बोलते हैं, ये बेसिकली कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी CSP ये खुद को बोलते हैं। तो ग्राहक सेवा केंद्र या कस्टमर सर्विस पॉइंट। तो इंडिया पोस्ट का फायदा सबसे बड़ा क्या था कि क्योंकि हर गांव तक इंडिया पोस्ट की पहुंच है, हर गांव में इंडिया पोस्ट के एम्प्लॉइज हैं जिसको हम डाक सेवक बोलते हैं। तो डाक सेवक के थ्रू गांव के लोगों को प्रमोट करना, उनको मोटिवेट करना कि वो IPPB में अपना अकाउंट स्टार्ट करें और उस पर उनको अर्निंग और सेविंग मिलनी शुरू हो। तो ये इंडिया पोस्ट का एक बड़ा फायदा था। तो इंडिया पोस्ट से जुड़ने से फायदा क्या हुआ कि इसकी सीधी सीधी पहुंच कहां तक पहुंच गई, गांव तक। क्योंकि आप जानते हो, आप किसी भी गांव में रहते होंगे
तो हर गांव में इंडिया पोस्ट का कर्मचारी है, जिसको हम डाकिया बोलते हैं, डाकिया डाक लाए वाला। तो वो डाकिए क्योंकि हर उसमें है गांव में, तो इसीलिए हर गांव तक सीधा इंडिया पोस्ट की पहुंच वहां तक बनी। थर्ड है फिनो। अब फिनो जो है, इसमें कई सारे इन्वेस्टर्स हैं और उसमें सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वो है ICICI। तो फिनो का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? ICICI बैंक। तो फिनो का इन्वेस्टर कौन है सबसे बड़ा? ICICI बैंक। और फिनो को जो ICICI बैंक बोलता है वो बोलता है फिकर नॉट। तो फिनो का इन्होंने क्या कर रखा है? फिकर नॉट। यानी इसका मतलब क्या कि आप फिनो के साथ जुड़ते हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी टेंशन किसकी है? वो फिनो पेमेंट बैंक की है। तो ये इस तरह से थर्ड पेमेंट कंपनी है। चौथी पेटीएम पेमेंट बैंक, ये आप जानते ही हो। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ये भी इसमें शामिल है। फिर है पांचवी NSDL। NSDL पेमेंट बैंक। ये NSDL जो पेमेंट बैंक है इसका प्रमोटर है सेबी। तो NSDL पेमेंट बैंक का प्रमोटर कौन है? सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप इसको अच्छे से जानते ही हो, कैपिटल मार्केट में आगे डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, वो है स्पॉन्सर प्रमोटर किसका? इस NSDL पेमेंट बैंक का। और ये जो NSDL है ये बेसिकली सेबी की एक और सब्सिडियरी कंपनी है, जो क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर्स लिमिटेड। तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के नाम से ये कंपनी थी जो 1995 में बनी थी। तो सेबी ने उसका एक पेमेंट बैंक बना दिया। तो NSDL की यहां पर जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और सेबी ने ये कंपनी बनाई थी 1995 में। तो सेबी ने NSDL कब बनाया था? 1995 में, यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो NSDL के नाम से, क्योंकि सिक्योरिटीज को या शेयर मार्केट को डिजिटल करना था, तो शेयर मार्केट के डिजिटलाइजेशन के लिए कमेटी कौन सी बनी थी? NSDL। ये एक कंपनी बनी, किसकी कंपनी है? सेबी की। तो उसी NSDL का ये पेमेंट बैंक शुरू करवाया किसने? ये सेबी ने। ठीक है। फिर इसके बाद सिक्स्थ है जियो पेमेंट बैंक। ये तो आप जानते ही हो, फिलहाल पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर को लगभग 40% अकेला जियो घेरे बैठा है। और जियो ने क्या किया है कि पूरी तरह से जो उस समय कंपनीज थी, यानी आप अगर याद करो तो जियो के आने से पहले कम से कम 10 नेटवर्क कंपनीज थी। टाटा डोकोमो था, या श्यान टेलीकॉम था, या MTS था, या एयरटेल था, एयरसेल था, वोडाफोन था, आइडिया था, बहुत सारी तमाम कंपनीज थी। जैसे जियो आया इन सबकी सफाई हो गई और फिलहाल वोडाफोन आइडिया को मिलकर एक होना पड़ा। एयरसेल MTS वो सारे उड़ी गए। एयरटेल अपने आप को संभाल पाया क्योंकि एयरटेल उस टाइम सबसे बड़ी नेटवर्क कंपनी था, तो एयरटेल ने अपने आप को संभाल लिया। वोडाफोन जो दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क कंपनी है वो इंडिया में आके पूरी तरह से हिल गई। तो वोडाफोन आइडिया दोनों मिलकर के एक हुए, VI, आप जानते ही हो। तो फिलहाल ये 3 टेलीकॉम कंपनीज बची हैं, कौन सी? जियो, एयरटेल और VI। बाकी लगभग सारी खत्म है। ठीक है। तो उसी जियो का ये भी पेमेंट बैंक आया जिसका नाम था जियो पेमेंट बैंक। तो ये बेसिकली इसका प्रमोटर कौन है? इसका प्रमोटर है रिलायंस। तो इस तरह टोटल ये 6 बैंक्स हैं। ठीक है। तो जो उस समय के, वही हम जो बात कर रहे थे, कौन? जो नेटवर्क कंपनीज थे बेसिकली वही इसके अंदर ज्यादा घुसे, जैसे एयरटेल, जियो या पेटीएम। तो इन्होंने ही फिर इसको पेमेंट बैंक्स को आगे बढ़ाया। अब ये इसमें बेसिकली इसका फायदा है क्या क्या? ठीक है। तो रियल टाइम मनी मूवमेंट है, ये हमने पढ़ा। सिक्योरिटी है, ये हम देख ही रहे हैं। पर्सनलाइजेशन है, यानी आप खुद ही अपने सारे काम कर सकते हो। एक्सपीरियंसेस है, रिस्क, फ्रॉड और सिक्योरिटी इसमें नहीं है। बिल्स सारे पेमेंट कर सकते हो उसमें, ऑनलाइन सारे कुछ होते हैं, इजी पेमेंट्स है, डिजिटल है, मोबाइल है। तो ये तो इसका हुआ।
लेकिन हम अगली बात करें कि पेमेंट बैंक्स में नुकसान क्या क्या है। यानी पेमेंट बैंक, मैंने आपको बताया कि वोडाफोन ने एम पैसा शुरू किया था, वो उसने बंद कर दिया। आदित्य बिरला जो आइडिया वाले हैं, उन्होंने भी आदित्य बिरला पेमेंट बैंक शुरू किया था, वो भी बंद कर दिया। तो इसके पीछे रीजन क्या क्या है कि ये पेमेंट बैंक बेसिकली नुकसान में क्यों जा रहे हैं। तो नुकसान में जाने के पीछे एक रीजन तो क्या है कि ये कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कैन नॉट एडवांस लोन्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई लोन नहीं दे सकते। तो जब कोई बैंक लोन ही नहीं देगा तो वो कमाई कैसे करेगा। तो प्रॉब्लम किस में आएगी सबसे बड़ी कि कमाई कैसे करे। यानी आपने ये तो कह दिया कि आप लोन तो दे दो, सॉरी आप डिपॉजिट तो ले लो, यानी पैसा तो आप ले लो, लेकिन इस पैसे का मूवमेंट कैसे करेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। यानी उनको किसी को लोन देने का जो है वो प्रोविजन नहीं है। दूसरा, इनको सीआरआर मेंटेन करना कंपलसरी है। तो जैसे बाकी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, वैसे इनको भी सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। यानी इनके पास जितना भी डिपॉजिट्स है, ठीक है, टाइम डिपॉजिट ये लोग नहीं कर सकते, केवल डिमांड डिपॉजिट हो सकते हैं। तो इनके पास केवल कौन से डिपॉजिट आते हैं, डिमांड डिपॉजिट। इनको फिक्स जो अमाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट या सावधि जमा, वो स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। तो केवल कौन सी हो सकती है, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स। तो ऐसी कंडीशन में इनको सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा तो ये पैसा उधर भी चला गया इनके पास। फिर दूसरा, इनको एसएलआर भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इनको जो प्रोविजन दिया गया है वो क्या किया गया इनको कि एसएलआर मेंटेन करने के लिए इन लोगों को बुलाया कि 75%, यानी जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं उसका 75% इनको लगाना है जीसैक में, यानी कि इसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। तो जितना भी इनके पास डिपॉजिट होता है उसका 75% इनको कहां पर एंगेज करना है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, यानी जीसैक्स में। तो अब मान लीजिए इनके पास टोटल 100 करोड़ का अगर आया, तो 100 करोड़ का इनके पास अगर डिपॉजिट आया तो उसका 75 करोड़ इनको पहुंचाना है कहां, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। यही इनकी कमाई का साधन है। तो इन पेमेंट बैंक की कमाई का साधन क्या है, ये 75% पैसा जो इनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगाना है। दूसरा, बचा हुआ जो 25% है उसको क्या करना है, वो ये दे सकते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक को। तो क्या अधिकार दिया इनको कि किसी भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अब कमर्शियल बैंक जो इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा उस डिपॉजिट पे, वो इनकी कमाई का तरीका हो गया। ठीक है, तो 75% जो इनका पैसा है वो तो कहां गया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदने में, जिसको हम गिल्ट एज्ड मार्केट कहते हैं। तो इनको 75% जो इनके पास डिपॉजिट अमाउंट है वो इनको कहां लगानी है, गिल्ट एज्ड मार्केट में या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में। और 25% कहां लगाना है, 25% लगाना है इनको कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करना है। ये इनको दिया। ठीक है, दूसरा, ये फॉरेन पेमेंट्स नहीं कर सकते। तो इसका उनको अधिकार नहीं है। तो बाहर से कोई भी पेमेंट ये नहीं ले सकते। तो फॉरेन रेमिटेंस का इनके पास राइट नहीं है, और ना ये फॉरेन पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते। तो ना तो ये फॉरेन पेमेंट किसी को ट्रांसफर कर सकते और ना ये फॉरेन पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते। यानी इसका मतलब ये केवल इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये केवल किसके लिए, ये केवल इंडियन रेजिडेंट्स के लिए। यानी भारत का जो टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं, या भारत का राज्य क्षेत्र जिसमें सभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज आते हैं। तो ये जो 36 जो हमारे पास ये यूनिट्स हैं, 36 ये टोटल स्टेट्स और यूटीज हैं, इनमें जो रहता है, चाहे वो इंडियन है चाहे वो फॉरेनर है, वो इसी के अंदर अंदर जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। तो ना तो बाहर से पैसा ले सकता पेमेंट बैंक से और ना बाहर पैसा भेज सकता, दोनों ही प्रोविजन उसमें नहीं है। तो इस तरह से केवल किसके लिए, इंडियन रेजिडेंट्स के लिए। ठीक है, ये इसका एक और अचीवमेंट है। तो ये इस तरह से जो प्रॉब्लम इनके सामने आ रही है, क्योंकि इनके पास, क्योंकि
अर्निंग के सोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं बचे। तो यही रीज़न था कि बहुत सारे बैंक्स बंद हुए। अब हम ये मान रहे हैं कि क्योंकि मोबाइल नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, इस टाइम शायद ही कोई ऐसा घर में होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। तो अब स्मार्टफोन भी जरूरी है। तो बेसिकली मोबाइल्स क्योंकि स्मार्टफोन्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो जितने ज़्यादा स्मार्टफोन्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा पेमेंट बैंक का फ्यूचर सिक्योर होता जाएगा। तो हम इसी उम्मीद में कि फाइनली पेमेंट बैंक, शायद आज तो घाटे में चल रहे हैं सारे के सारे, इसीलिए बंद भी हो रहे हैं, लेकिन पेमेंट बैंक का फ्यूचर है। तो हम शायद आने वाले टाइम में कभी देखेंगे सुनेंगे तो केवल क्या करेंगे, हम केवल पेमेंट्स बैंक के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि लोग इस समय आने जाने में जो है परेशानी महसूस करते हैं। तो अपने घर बैठ के सारी बैंकिंग उनको हो रही है। तो इन पेमेंट बैंक का जो फ्यूचर है वो इंडिया में सिक्योर है, ब्राइट है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन यहां पर खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं आपके कमेंट्स पे। तो जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप बताते जाइए। होप का कहना है कि सर आपने पहले लेक्चर में बताया था कि इंडिया में क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो पेट्रोलियम का इंपोर्ट कैसे होता था। देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से घर के दरवाजे खिड़की सारे बंद करके बैठे। ठीक है, हवा तो आएगी ना। अब आपको जीने के लिए क्या जरूरी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है। कोरोना टाइम में बोला, मोदी जी ने बोला कि आपको थाली बजानी है, कि आपको वो मोमबत्तियां जलानी है, या आपको वो घंटी बजानी है, शंख बजाने है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। तो हमने क्या किया, हम सारे खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ गए। तो हवा तो चाहिए ना उसमें। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि जो एसेंशियल चीजें हैं, जो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होती, उनको तो हम मंगाएंगे। हमारी पहली कोशिश क्या है कि जितना हो सके मैक्सिमम हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करें। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद भी अगर कुछ बच गया तो फिर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए पहले टीवी हम लोग नहीं बनाते थे, तो टेलीविजन जब हम लोग नहीं बनाते थे तो हम बाहर की कंपनी से टेलीविजन मंगाते थे। पर जब हमने टेलीविजन बनाना शुरू कर दिया तो हमने वो इंपोर्ट्स बंद कर दिए। तो पहली जो हमारी कोशिश थी क्या, सेल्फ डिपेंडेंसी की। जिस दिन वो हो गई तो हमने इंपोर्ट्स बंद कर दिए। क्लोज इकोनॉमी का मतलब यही है। तो जो एसेंशियल चीजें हैं वो हम मंगाएंगे, बाकी हम नहीं मंगाते। बीएसएनएल अब भी जिंदा है। आप लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, क्या आपके किसी के पास भी बीएसएनएल की सिम है? कोई है जिसके पास बीएसएनएल की सिम भी बची है? शायद ही कोई होगा। जो होंगे वो सारे पोर्ट करवा चुके हैं। क्या किसी के घर में बीएसएनएल का लैंडलाइन है? शायद नहीं होगा। तो बीएसएनएल की मेन कमाई क्या थी, वो लैंडलाइंस थे। लैंडलाइंस घर में सारे कट चुके हैं, हर फैमिली मेंबर के पास में मोबाइल फोन्स आ चुके हैं, तो लैंडलाइन की जरूरत ही क्या। तो ना तो वो लैंडलाइन बचे हैं, ना वो सिम बची है, तो बीएसएनएल जिंदा कैसे? गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती बीएसएनएल जिंदा रहे। हाँ, यूपीआई का भी होगा अभी आगे, यूपीआई के बारे में पढ़ेंगे हम। एसबीआई में एटीएम कार्ड से ज्यादा पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं क्या? मतलब देवर्गे चटर्जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं क्वेश्चन आपका समझा नहीं। डीआईसीजीसी क्या 5 लाख यहां भी देता है? डीआईसीजीसी जो आपके डिपॉजिट्स पर गारंटी देता है कि वो उसको पे करेगा, वो 5 लाख मैक्सिमम है। और इधर पेमेंट बैंक में तो डिपॉजिट ही 1 लाख है ना मैक्सिमम। तो यहां पर अगर किसी का 1 लाख रुपए है तो वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए देगा। तो डीआईसीजीसी मैक्सिमम 5 लाख देता है। किसमें? कि अगर जैसे कमर्शियल बैंक्स में या आरआरबीज में या कोऑपरेटिव बैंक में आपका पैसा 5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट है, तो अगर आपका पैसा 5 लाख ज्यादा डिपॉजिट है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, तो वो 5 लाख रुपए आपको देगा। लेकिन अकाउंटिंग में एयरटेल मान लो पेमेंट बैंक में 50,000 ही है तो 50,000 देगा ना, ज्यादा क्यों देगा? ब्रॉडबैंड है बस बीएसएनएल के पास, तो ब्रॉडबैंड ही बचा है, वो भी कितने दिन का बचा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रही ना।
और क्या क्वेश्चन है बताइए, फिर इस सेशन को वाइंड अप करें हम आज। हाँ, एसबीआई नहीं, सभी बैंक्स में फिलहाल एटीएम कार्ड्स के थ्रू या बिना एटीएम कार्ड के थ्रू भी, ये तो फैसिलिटी सारे बैंक्स ने दे दी है ना, कि सारे बैंक्स ने एटीएम में डिपॉजिट मशीन्स लगा रखी है। तो आपके पास एटीएम हो या नहीं हो, कार्डलेस डिपॉजिट भी तो हो सकता है ना। तो कार्डलेस डिपॉजिट जो है वो दिया हुआ है, तो वो एसबीआई नहीं, सब में हो सकता है। पेमेंट बैंक का अकाउंट अलग नहीं होता, पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है वो आपका मोबाइल नंबर है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वही आपके पेमेंट बैंक का भी अकाउंट नंबर होगा, तो अलग से उसमें कोई अकाउंट नंबर आपको नहीं मिलता। हाँ, फ्लीट कार्ड रह गया था, मुझे बाद में याद आया। देखो, फ्लीट कार्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे फ्लीट कार्ड बेसिकली शुरू करने वाले कौन थे, जैसे गैस कंपनीज हैं, जैसे इंडेन, भारत या एचपी है, या जितने भी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, एचपीसीएल, इंडेन और भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल। तो फ्लीट कार्ड का मतलब यह है कि आप कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहते हैं तो वो है बिल्कुल प्रीपेड कार्ड की तरह से ही। तो फ्लीट कार्ड जो होता है, तो ये है एक फ्लीट कार्ड। तो फ्लीट कार्ड में क्या होता है, देखो कि आपने जैसे मान लीजिए आपको पेट्रोल भरवाना है, अब पेट्रोल भरवाने के लिए आप कैश कैरी नहीं करना चाहते, तो आपने जो फ्लीट कार्ड था उसमें आपने पैसे ट्रांसफर किए, तो आप अपने अकाउंट से सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसमें, फ्लीट कार्ड में। तो मान लो आपने फ्लीट कार्ड में 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, अब आप मैक्सिमम 1000 रुपए तक का जो है वो पेट्रोल भरवा सकते हो, ठीक है। तो या गैस में आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो फ्लीट कार्ड क्या होता है कि जैसे जितने भी इंडियन ऑयल स्टेशन हो सकते हैं, भारत पेट्रोलियम के जितने भी पंप्स हैं, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो पंप्स हैं, उन सब पर फ्लीट कार्ड बन सकता है। तो फ्लीट कार्ड तो ये आपको दे देंगे, यानी फ्लीट कार्ड के लिए आपको बैंक नहीं जाना। फ्लीट कार्ड कौन दे देगा आपको, ये पंप या जो गैस स्टेशन है वो आपको दे देंगे। लेकिन वो पैसा उससे किसमें ट्रांसफर होगा, आपके अकाउंट से ट्रांसफर होगा, और जो जितना उसमें पैसा है उतना पैसा का आप पेट्रोल या डीजल या जो भी है वो भरवा सकते हो। तो फ्लीट कार्ड का पर्पस केवल क्या है, ये प्रीपेड कार्ड की तरह से है। लेकिन प्रीपेड कार्ड तो आपका किसी भी काम में आ सकता है, लेकिन फ्लीट कार्ड केवल उसी सर्विस के लिए काम आएगा। जैसे मान लीजिए आपने फ्लीट कार्ड जो है वो इंडियन ऑयल का लिया, ठीक है। अब इंडियन ऑयल आपको पेट्रोल दे रहा है, डीजल दे रहा है और गैस दे रहा है, तो इंडियन के नाम से इसकी गैस आती है। तो ये इंडियन ऑयल का जो फ्लीट कार्ड होगा वो केवल इसी में काम आएगा और किसी भी सर्विस में काम नहीं आएगा। या मान लीजिए आपने भारत पेट्रोलियम का लिया, तो भारत की गैस और भारत का पेट्रोल डीजल भरने का काम आएगा और किसी में काम नहीं आएगा। अब इस फ्लीट कार्ड पर जो लोगो होता है, तो फ्लीट कार्ड पर जो लोगो होगा वो उसी कंपनी का होगा जिसका आपने फ्लीट कार्ड खरीदा है। यानी जैसे उस पर लोगो किसका होगा, सीधा इंडियन ऑयल का, तो उस पर इंडियन ऑयल का जैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम है उसका एक सेगमेंट पेट्रोलियम का, तो वो उस पर लिखा होगा। तो ये होता है आपका फ्लीट कार्ड। वॉलेट और पेमेंट बैंक अकाउंट अलग हैं क्या, वॉलेट और पेमेंट बैंक अकाउंट वैसे होते तो एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पेमेंट बैंक का अकाउंट भी आपके फोन से ही है और वॉलेट का अकाउंट भी आपके उसी मोबाइल नंबर से ही है, तो ये होते दोनों सेम ही है वैसे तो, लेकिन दोनों में पैसा डिपॉजिट अलग अलग होता है। यानी पेमेंट, जैसे पेटीएम का पेमेंट बैंक भी और पेटीएम का वॉलेट भी है, तो आप पेमेंट बैंक में अलग पैसा ट्रांसफर करोगे और उसमें वॉलेट में अलग पैसा ट्रांसफर करोगे। हाँ मोनू, ये सारे के सारे जो हम पढ़ रहे हैं वो जनरल अवेयरनेस बैंकिंग में मेंस में आता है। ये जल्दी आपका सारा मैटर हो जाएगा, मैक्सिमम हम इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उड़ान क्लासेस का जो हमारा पर्पस है, जो हमारा टारगेट है, वो यही है कि इसमें मैक्सिमम आपका एग्जाम ओरिएंटेड मैटर यहां पर आपको पहुंचे। बेटर सेविंग, दिनेश आप पूछ रहे हैं कि बेटर सेविंग का ऑप्शन था कंपैरिजन में 3 बैंक्स का, वो पॉइंट समझ नहीं आया।
इसमें था वो। तो दिनेश में कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया मेरे को बताओ एक बार। हाँ, वॉलेट में जो पैसा रहता है उसको आप अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, आपके पास ये अथॉरिटी है। नहीं, प्री में नहीं आता, प्री में केवल आपके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ही आती है। देखो, हमने जो गवर्नमेंट स्कीम्स की क्लास पढ़ी थी ना सारी की सारी, वो केवल वही क्लासेस थी जो कि गवर्नमेंट की ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली स्कीम्स थी। अब गवर्नमेंट की और भी जो स्कीम्स हैं जिसमें से जनरली आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि करंट का भी पार्ट इसमें आता ही है, तो अगला जो और सेशंस होंगे उसमें जो स्टैटिक वाला पार्ट होगा, जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं केवल बैंकिंग अवेयरनेस वाला पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन गवर्नमेंट का मेन टारगेट है, आरबीआई जिसमें मेन प्रमोटर है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो जो स्कीम शुरू की गई थी हमने केवल वो पढ़ी थी। जैसे पीएमजेजेवाई था, या मुद्रा बैंक था, या अटल पेंशन योजना थी, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना थी, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी, वो सारी फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। और आगे जो और भी स्कीम्स हैं उनको हम डिटेल में और पढ़ेंगे, तो उसका एक सेशन और होगा। श्रुतिका कह रही है कि इंटरेस्ट थोड़ी देता है, वॉलेट पर पेमेंट बैंक देता है। वॉलेट पर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये बात सही है। केवल जो पेमेंट बैंक्स हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया कि एयरटेल का जो पेमेंट बैंक है वो आपके डिपॉजिट पर 3% का इंटरेस्ट दे रहा है। हाँ, स्वनिधि और सम्मान निधि हम आगे पढ़ेंगे उसको, वो भी आएंगी इसमें। ठीक है, फिर सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो हम इसी तरह से करेंगे, यानी पहले हमारा सेशन पूरा करेंगे हम, और मैं आपको बीच बीच में टाइम दूंगा सेशन के बीच में भी, कि आप अब अपने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे कि एक्टिवनेस भी खत्म नहीं हो और सेशन भी आराम से पूरा हो। थैंक यू, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट।